हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नावली 6 त्रिभुज रेखागणित से संबंध रखती है। इसके लिए हमें पहले इसकी बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि हम इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले क्या हैं। इस प्रश्नावली के अंदर विशेषतः हम समरूप, सर्वांग और थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं और किन आकृतियों को सर्वांग आकृति कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समरूप आकृतियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज, या हम त्रिभुज की जगह समरूप आकृतियों की चर्चा कर लेते हैं कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। ठीक है, समरूप आकृति, समरूप की पहचान है वे सभी आकृतियां जो आकार में तो समान होती है लेकिन माप में अलग अलग होती है। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी? ऐसी आकृतियां जो आकार में समान हो लेकिन माप अलग अलग हो सकता है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। मतलब समरूप को अगर कोई प्रदर्शित करने के लिए कहे कि समरूप का सिंबल क्या होता है, तो समरूप को इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। उदाहरण के तौर पे हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक आकृति है ताजमहल, और उस ताजमहल के 3 चित्र हैं। हम कहेंगे तीनों ही चित्र में आकृति क्या है? ताजमहल। इसका मतलब यह हुआ कि आकार इनका समान है, लेकिन माप देखेंगे तो इसमें ताजमहल का चित्र बड़ा है, इसमें उससे छोटा है और इसमें सबसे छोटा है। तो इसका मतलब आकार तो ताजमहल है लेकिन इनका माप अलग अलग है। लेकिन इन आकृतियों को हम क्या कह सकते हैं? समरूप। तो समरूप आकृतियां वे होती है जो आकार में तो समान हो लेकिन माप में बड़ी या छोटी हो सकती है। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। उदाहरणार्थ हम और देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वृत्तों का समुच्चय है, इसे भी हम वृत्त कहेंगे, इसके अंदर बनने वाले को भी हम वृत्त कहेंगे, बाहर जो 2 आकृति हमें दे रखी है उन्हें भी हम वृत्त कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं आकार तो इनका समान है वृत्त, लेकिन इनका माप अलग अलग है, छोटा और बड़ा। तो माप अलग अलग हो सकता है लेकिन आकार में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इन सभी वृत्तों को हम समरूप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सभी वृत्तों का समुच्चय समरूप होता है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? सभी वृत्तों का समुच्चय समरूप होता है। ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि समरूप आकृति किसे कहते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ये सभी आकृतियां वर्ग हैं, बस इन सभी आकृतियों का आकार वर्ग समान है,
लेकिन माप इसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसका थोड़ा उससे बड़ा है, माप अलग अलग है, आकार समान माप अलग अलग, तो इन आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सभी वर्गों का समुच्चय समरूप होता है। इन आकृतियों के आधार पर हम क्या लिखते हैं, सभी वर्गों का समुच्चय क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में हमें कुछ आकृतियों का संग्रह दिखाया गया है, जिसमें त्रिभुज है और बाकी दोनों भी त्रिभुज हैं। त्रिभुज के आकार को देखने से पता चल रहा है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर और तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। क्या हम देख सकते हैं ये तीनों त्रिभुज समबाहु हैं? इसका मतलब इनका आकार छोटा बड़ा है, इनकी माप छोटी बड़ी है, आकार तीनों का सेम है समबाहु। तो इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुजों का संग्रह क्या होता है, समरूप होता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, इस तरह से हमने समरूप की परिभाषा को सीखा है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक में, जिसमें हम जानेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत की समानुपाती प्रमेय क्या होती है। इस प्रमेय का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे हमें कोई एक त्रिभुज दिया जाएगा जिसका नाम एबीसी है, उसमें इसकी दो भुजा को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा डीई इस तरह से खींची जाएगी कि वह इसकी तीसरी भुजा बीसी के समांतर हो, तो उसकी दो भुजा समान अनुपात में विभाजित होगी। यह थेल्स प्रमेय का कथन होगा। इसको हम सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। इस त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो रेखा डीई खींची गई है ये इस त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी के समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है। तो बाकी की ये जो दो भुजा का अनुपात है, कैसे, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। दो भुजा का अनुपात कौन सा हुआ, एडी बटा डीबी एंड एई बटा ईसी। ये अनुपात समान अनुपात में होगा। ये थेल्स प्रमेय का कंसेप्ट है। यानी किसी त्रिभुज में अगर रेखा भुजा के समांतर हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इनकी भुजाओं का अनुपात हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, अगले कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का उल्टा पढ़ेंगे, जिसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत की समानुपाती प्रमेय का विलोम कहते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई एक रेखा ऐसे इस तरह से खींची जाएगी कि वह त्रिभुज की दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में तोड़ेगी, तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई एक त्रिभुज हमें ABC दे रखा है, इसकी दो भुजा AB और AC के समान अनुपात यानी AD बटा DB और AE बटा EC, ये इनके समान अनुपात आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं DE जो रेखा है वह तीसरी भुजा इस BC के समांतर होगा। पहले वाले में क्या था कि समांतर दे रखा था, भुजाओं के अनुपात को बराबर करना था। अब उल्टा कर दिया, भुजाओं का अनुपात बराबर पहले दे रखा है और हमें समांतर करना है। तो पहले का उल्टा होने के कारण ही इसे थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत की समानुपाती प्रमेय का विलोम कहा गया। इसी बेसिक से हम प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन से। 6.1 का पहला प्रश्न हमें दे रखा है,
कोष्टक में दिए गए सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे। इसका पहला है सभी व्रत रिक्त स्थान होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सभी व्रतों का समुच्चय कैसा होता है, समरूप होता है। तो इस रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे, समरूप। सभी व्रत कैसे होते हैं, आकार में समान, माप में बड़े छोटे हो सकते हैं। इस परिभाषा को हम समरूप कहते हैं। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग आकार में समान होते हैं लेकिन माप में छोटे बड़े हो सकते हैं। तो अब हम इन सभी वर्गों के समुच्चय को समरूप कह सकते हैं। तो यहां समरूप के नियम का प्रयोग हो रहा है। तीसरे नंबर पे है सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी हम उन्हीं त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं जिनका संग्रह समबाहु हो। यह हमने आगे उदाहरण में कर लिया था। इसका मतलब समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय ही क्या होता है, समरूप होता है। चौथे नंबर पे दे रखा है समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो ये समरूप की दो शर्तें आपको याद रखनी है कि यदि तीन भुजा के दो आकृति यानी त्रिभुज के बारे में, चार भुजा की दो आकृति चतुर्भुज के बारे में यदि हमें समरूप लगाना है तो उनमें कौन सी दो शर्तें लगनी चाहिए, उनके संगत कोण यानी उनके जो संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है, अर्थात अनुपात उनका बराबर होता है। इस तरह से संगत कोण बराबर आएगा और दूसरे रिक्त स्थान में संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है। इस तरह से रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट लगाकर आपको रिक्त स्थानों को भरना था, जो कि काफी सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है दो अलग अलग हमें उदाहरण देना है। किनके, नंबर एक समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं और जो आकृतियां समरूप नहीं हो उनके भी दो उदाहरण देने हैं। पहले का देखो आंसर ये रहा, इसमें चित्र हमने पहले बना रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। पहले एग्जाम्पल में क्या मैंने सभी व्रत लिए हैं क्या, तो हम कह सकते हैं सभी व्रतों का समुच्चय समरूप होता है। क्या लिख देंगे, सभी व्रतों का समुच्चय क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है। इसी तरह से हमने सेकंड एग्जाम्पल में लिए हैं सभी वर्ग आकार में समान हैं लेकिन आमाप में छोटे बड़े हैं। तो हम कह सकते हैं सभी वर्गों का समुच्चय भी क्या होता है, समरूप होता है। तो यहां सभी वर्गों का समुच्चय जो है वो क्या होता है, समरूप। तो हमें ऐसे दो उदाहरण बताने थे जो समरूप आकृतियों को निरूपित करते हैं। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसे दो उदाहरण और देने हैं जो समरूप आकृतियों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड का हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। एक तरफ तो हमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज और एक तरफ दे रखा है वर्ग। ये आकार में अलग अलग है और आमाप में भी अलग अलग है। तो ये समरूप की परिभाषा को नहीं दर्शा रहे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज और वर्ग का समुच्चय समरूप नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहां पे, त्रिभुज और वर्ग का समुच्चय समरूप नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देना है जो समरूप को नहीं दर्शाए। ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक तरफ तो आपको वर्ग का समुच्चय दिख रहा है और एक तरफ आपको व्रत का समुच्चय दिख रहा है। इन दोनों आकृतियों में ध्यान से देखना कि आकार भी अलग अलग है और आमाप भी अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आकृतियां समरूप नहीं हो सकती।
तो यहां पे क्या लिखेंगे इनके लिए, वर्ग और वृत्त का समुच्चय समरूप नहीं होता है, अर्थात इन दोनों आकृतियों के संग्रह को समरूप नहीं कह सकते। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन था कि हमें ऐसी दो दो आकृतियों के उदाहरण देने हैं जो समरूप है और समरूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखो, दो हमें चतुर्भुज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि समरूप होंगे या नहीं होंगे। आकृति देखकर ही पता चल रहा है कि इनका आकार अलग अलग है और आमाप भी अलग अलग है। इन आकृतियों को हम समरूप आकृति नहीं कह सकते। आकार कैसे अलग अलग है, आप पी क्यू आर एस चतुर्भुज को देखेंगे तो ये थोड़ा इससे तिरछा नजर आ रहा है, यानी समांतर चतुर्भुज में है, जबकि इसकी सभी भुजा बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये वर्ग हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज यानी सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि आमने सामने नहीं, सभी भुजा बराबर है। तो ये सम चतुर्भुज हो गया और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो सम चतुर्भुज और वर्ग आकार अलग अलग है, आमाप इनका अलग अलग है, तो इन आकृतियों को आकार और आमाप अलग अलग होने के कारण समरूप आकृति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यही रीजन आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, जबकि ए बी सी डी एक वर्ग है। इन दोनों आकृतियों का आकार और माप भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें समरूप आकृतियां नहीं कहा जा सकता। इन्हें समरूप आकृतियां नहीं कहा जा सकता है। इस तरह हमें 6.1 में इन 3 क्वेश्चनों के आंसर इजीली देने थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 6.2 की ओर, जिसमें हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को इजीली अप्लाई करना सीखेंगे, जैसे कि हमने बेसिक में उनके बारे में अभी अभी पढ़ा है। आइए 6.2 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थेल्स प्रमेय किस तरह से हमें प्रयोग में लानी है। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड में डीई जो है वो बीसी के समांतर है। पहले में सिद्ध करना है ईसी का मान और दूसरे में हल करना है एडी का मान। फर्स्ट नंबर, एक त्रिभुज हमें ए बी सी दे रखा है, जिसमें डीई जो है वह बीसी के समांतर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, एई का मान 1 सेंटीमीटर हो तो उस केस में ईसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है वह बीसी के समांतर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। डीई जो है वह किसके समांतर है, बीसी के। अगर ये समांतर है तो इसमें कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हम क्या करेंगे, एडी बटा डीबी को
AE बटा EC के बराबर लिखेंगे। AD बटा DB को AE बटा EC के बराबर लिखेंगे। इनके मान रख देते हैं। AD की जगह AD का मान 1.5 रखना है, DB की जगह DB का मान 3 रखना है, AE की जगह AE का मान 1 रखना है और EC की जगह EC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे एक संख्या है तो एक जीरो लगा दिया। ऊपर कितना हो गया 15 बटे में 30 बराबर में 1 बटा EC। 15 से काटते हैं, 15 एकम 15 और 15 दूने 30, तो क्या बचा 1 बटा 2 बराबर में क्या बचा 1 बटा EC। EC को 1 से गुणा करा दिया और 2 को 1 से गुणा करा दिया, तो जो EC हमें ज्ञात करना था वो कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वह BC के समांतर दे रखा है। यदि AE का मान 1.8 सेंटीमीटर, EC का मान 5.4 सेंटीमीटर, BD का मान 7.2 सेंटीमीटर है, तो AD का मान क्या होगा, यह मान हमें ज्ञात करना है। इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC से। इसमें जो DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। यदि किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर हो तो वहां कौन सी प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से संगत भुजा के अनुपात AD बटा DB और AE बटा EC। संगत भुजा के अनुपात क्या हो जाएंगे, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। मान रखो AD का मान तो ऊपर आकृति से हमें ज्ञात करना ही है, DB के स्थान पे DB का मान 7.2 रख देंगे, AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। क्या कहा, AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। एक संख्या बाद दशमलव से एक संख्या बाद दशमलव कट जाएगा। ठीक है, क्या बना AD बटा 7.2 बराबर दशमलव कट गया तो 18, दशमलव कट गया तो 54। कैलकुलेट करो, 18 कम 18, 18 दूना 36 और 18 × 3 = 54। तो ये तो रहा AD बटा 7.2 बराबर 1 बटा 3। केवल AD का मान ज्ञात करना है तो AD को रख लो, 7.2 को 1 से गुणा करा दो और बटे में कितना आ जाएगा 3। डिवाइड कर दो, AD बराबर 3 से डिवाइड किया 3 दूना 6 दशमलव 3 चौक 12, तो AD का मान कितने सेंटीमीटर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से थेल्स प्रमेय का यूज करके हम AD का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों आकृतियों में हमें एक में तो EC का मान ज्ञात करना था और एक में AD का मान हमें ज्ञात करना था। इस तरह थेल्स प्रमेय को काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है E और F क्रमशः एक त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर स्थित कोई बिंदु है। हमें निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है क्या ये EF जो है वह QR के समांतर है या नहीं। देखो, समांतर बताने के लिए हम थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हमें भुजाओं का अनुपात लेकर चलना है, जिसके लिए भुजाओं के मान हमें दे रखे होंगे। फर्स्ट नंबर पे PE का मान 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी हम PE का मान 4 सेंटीमीटर, QE का मान 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान 8 सेंटीमीटर और RF का मान 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है जिसमें PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर, PR का मान 2.56 सेंटीमीटर, PE का मान 0.18 सेंटीमीटर और PF का मान 0.36 सेंटीमीटर दे रखा है। बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चन के लिए तीन त्रिभुज बनाकर इस बात को समझते हैं
क्या इन तीनों केस में कौन कौन से केस में EF जो है वह QR के समांतर होगी या नहीं होगी। सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक त्रिभुज PQR बनाया जिसकी दो भुजा PQ और PR पर दो बिंदु E और F लिए। ये इस तरह से लिए हैं कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन PE का मान 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें यह बताना है कि ये जो EF है QR के समांतर होगी या नहीं होगी। इसके लिए त्रिभुज PQR की एक तो इस वाली भुजा और एक इस वाली भुजा का हम अनुपात बनाएंगे। अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार ये जो EF है वह QR के समांतर हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको यहां समझते हैं। हम त्रिभुज PQR पर काम कर रहे हैं। त्रिभुज PQR से इसमें पहली भुजा का अनुपात बनाएंगे यानी PE बटा EQ। क्या लेंगे यहां पे? PE बटा EQ। PE का मान 3.9 सेंटीमीटर है और EQ का मान 3 सेंटीमीटर है। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 0, 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 का भाग देते हैं 3 ढाई 30, यानी PE बटा EQ का जो अनुपात मान है वह 13 बटा 10 है। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा? 1। इसी तरह इस वाली भुजा के अनुपात बनाओ PF बटा FR। ठीक है, यहां तक PF बटा FR। PF की जगह PF का मान कितना है? 3.6 और FR की जगह FR का मान कितना है? 2.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 का भाग दो इसमें, 12 तिया 36 और 12 दूना 24। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। इन दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करो, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। इसमें दे रखा है इस वाली भुजा के अनुपात में तो 13 बटा 10, इस वाली भुजा के अनुपात में दे रखा है 3 बटा 2, यानी ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। लिख सकते हैं ऐसा? तो क्या लिखेंगे? PE बटा EQ जो है वह बराबर नहीं है PF बटा FR के। अगर बराबर नहीं है तो इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम काम नहीं करता है, अतः EF जो है वह QR के समांतर नहीं होगा। क्या लिखेंगे? EF जो है वह QR के समांतर नहीं है। ऐसे ही बाकी के 2 क्वेश्चन में करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में त्रिभुज PQR हमें दे रखा है जिसमें PE का मान 4 सेंटीमीटर, EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान 8 सेंटीमीटर, FR का मान 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के पहले की बातें जैसे अनुपात बनाए थे वही अनुपात बनाना है। तो इसमें कौन सा अनुपात बनेगा? PE बटा EQ। PE बटा EQ। PE का मान 4 सेंटीमीटर है और EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर है। पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लग जाएगा। ऊपर नीचे हम 5 का भाग देते हैं, 5 8 40 और 5 नाम 45, कितना हो जाएगा? 8 बटा 9। इसी तरह से हम इस PR भुजा का अनुपात बनाते हैं PF बटा FR। PF बटा FR, तो PF का मान कितना हो गया? 8 और FR का मान कितना हो गया? 9। इन दोनों भुजाओं के अनुपात को चेक करें, 8 बटा 9, 8 बटा 9 सेम है, तो हम लिख सकते हैं PE बटा EQ जो है वो इक्वल है PF बटा FR के। अगर इक्वल है तो इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम लग रहा है। थेल्स प्रमेय के विलोम से, और इस विलोम से हम कह सकते हैं कि EF जो है वो किसके समांतर हो जाएगा? QR के। तो यहां पे EF जो है वो समानांतर है QR के। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से, इस त्रिभुज PQR के अंदर हमें PQ का मान 1.28 दे रखा है, PR का मान 2.56 दे रखा है, PE का मान 0.18 दे रखा है, जबकि PF का मान 0.36 दे रखा है। तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा के अनुपात के हिसाब से रखेंगे, जैसा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो बड़ी भुजा कौन सी है? PQ, और छोटी भुजा कौन सी है? PE। बड़ी भुजा PQ का मान कितना है? 1.28 और छोटी भुजा PE का मान कितना है? 0.18।
2 अंक बाद दशमलव से 2 अंक बाद दशमलव काटा जा सकता है। 2 का भाग ऊपर नीचे देते हैं, तो 2 का भाग दिया 2 छिकी 12 और 2 चौके 8, और यहां 2 का भाग दिया 2 इनाम 18। अब भाग नहीं जाएगा, इसको यही ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह से अगली भुजा कौन सी बनेगी, पी आर बटा पी एफ, पी आर बटा पी एफ। पी आर का मान कितना है 2.56 और पी एफ का मान कितना है 0.36। 2 अंक बाद दशमलव से 2 अंक बाद दशमलव काट सकते हैं। 4 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, 4 छंग 24, 1 4 चौक 16, और यहां पे 4 नाम 36। क्या 64/9 64/9 दोनों सेम है? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जो ई एफ है ये किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो ई एफ है वह क्यू आर के समांतर है, ये हमें बताना था। ऐसे हमें दूसरे में 3 क्वेश्चन दे रखे थे और तीनों क्वेश्चन में हमें बताना है किस स्थिति में ई एफ जो है वह क्यू आर के समांतर होगा। तो हमें थेल्स प्रमेय के विलोम का कंसेप्ट लगाकर बताना था कि इस केस के अंदर यह भुजा समांतर इस तरह से होगी या इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, आकृति 6.18 में यदि LM जो है वह CB के समांतर है, LN जो है वह CD के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटा AB जो है वह AN बटा AD के अनुपात के रूप में बराबर हो। ठीक है, ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले हम दिए गए इस आकृति को समझते हैं कि हमें लाना क्या है। LM जो है वह CB के समांतर है, इसका मतलब ये जो LM है यह इस CB के समांतर दे रखा है। LN जो है वह CD के समांतर है, LN का मतलब ये वाली जो लाइन है वह इस लाइन के क्या है, समानांतर है। और हमें सिद्ध करना है AM बटा AB यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात, AN बटा AD, AN यानी छोटी भुजा, AD यानी बड़ी भुजा के अनुपात के बराबर हमें लाना है। इस बात का हम सत्यापन कैसे करेंगे, उस सत्यापन को ध्यान से सीखना है, तब जाके आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक तो ऊपर वाला त्रिभुज लेके चलते हैं ACB। त्रिभुज कौन सा लेके चलते हैं, ACB। इस त्रिभुज में जो LM है वह CB के समांतर है, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। LM जो है वह किसके समांतर है, CB के। अगर किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर हो तो वहां थेल्स प्रमेय लगाई जा सकती है, और थेल्स प्रमेय को किताब में 6.1 से दर्शाया गया है, इसलिए मैं लिख रहा हूं प्रमेय 6.1 से। संगत भुजा के अनुपात उठाओ, यानी AM छोटी भुजा और AB बड़ी भुजा, इधर भी AL छोटी भुजा और AC बड़ी भुजा का अनुपात। तो यहां पे क्या लेंगे, AM बटा AB किसके बराबर लेना है, AL बटा AC, और इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख देना है। जैसा काम आपने ऊपर वाले त्रिभुज में किया है वही काम आपको नीचे वाले त्रिभुज में करना है। कौन सा त्रिभुज बनेगा, ACD, ट्रायंगल ACD से। इसमें जो है वो LN जो है वह CD के समांतर है, LN समांतर CD। अगर किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर है तो उस केस में हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, प्रमेय 6.1 से थेल्स प्रमेय लगेगी। इस प्रमेय के अनुसार संगत भुजा AN छोटी भुजा, AD बड़ी भुजा, AL बटा AC छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात समान अनुपात में रखना होता है। तो हम यहां पे AN बटा AD किसके बराबर रखेंगे, AL बटा AC के, और इसका नाम समीकरण नंबर क्या देंगे, 2। जो समीकरण 1 और 2 हमने बनाया है उनकी तुलना करनी है। तो यहां समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना से हम देखते हैं AL बटा AC इसमें भी है और AL बटा AC इसमें भी है, तो इन समान पदों को निकाल दें तो इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां क्या आ जाएगा, AM बटा AB किसके बराबर हो जाएगा, AN बटा AD के। तो यहां AM बटा AB जो है वह AN बटा AD के तुल्य होगा,
और आप चेक करेंगे बुक से, हमें यही सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूफ यानी इति सिद्धम। क्लियर है यहां तक तीसरा क्वेश्चन? ठीक है, आगे के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस थेल्स पर में आपको अप्लाई करनी है और दिए गए कथन को सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, आकृति 6.19 में डीई एसी के समांतर है, डीएफ एई के समांतर है और हमें सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर होता है बीई बटा ईसी के। यह आकृति 6.19 है, इसमें हमें डीई एसी के समांतर दे रखा है, तो डीई में ये वाली रेखा है और एसी में ये वाली रेखा है जो कि एक दूसरे के समांतर है। डीएफ एई के समांतर है, डीएफ ये वाली रेखा है और एई ये वाली रेखा है जो कि एक दूसरे के समांतर है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम पूरे त्रिभुज एबीसी को लेकर चलते हैं। जो कथन हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे त्रिभुज एबीसी को लेकर चलते हैं, त्रिभुज एबीसी से। इसमें जो डीई है वह एसी के समांतर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। डीई जो है वह एसी के समांतर है। त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर है, तो यहां पे थेल्स पर में लगेगी, जिसे हम पर में 6.1 कहेंगे। संगत भुजा के अनुपात क्या बनाएंगे इसमें, बीडी बटा डीए बीई बटा ईसी। क्या बना अनुपात, बीडी बटा डीए बराबर हो गया बीई बटा ईसी के। इसी का नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 1। अगले केस में हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी ई, क्योंकि समांतर के हिसाब से हमें त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई। तो यहां त्रिभुज ए बी ई से इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डी एफ है यह ए ई के समांतर है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन डी एफ जो है वो किसके समांतर है, ए ई के। त्रिभुज में भुजा रेखा के समांतर दे रखी है, तो वहां पर हम परमेय कौन सी यूज करेंगे, परमेय 6.1 से। इस परमेय के अनुसार संगत भुजा के अनुपात बनाने हैं, बीडी बटा डीए बी एफ बटा एफ ई अनुपात में तुल्य होगी। तो यहां पर लिखते हैं बीडी बटा डी ए का जो मान है वह बी एफ बटा एफ ई के बराबर होगा। इसका नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 2। जो भी समीकरण हमने बनाए हैं उनकी हमें तुलना करनी है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तुलना का मतलब होता है कि इनमें बराबर पदों को तो हटा देंगे और जो बाकी पद बच रहे उनको बराबर लिख देंगे। यहां पे बीडी बटा डीए दोनों समीकरण में है, तो इनको हटा देंगे और इसको इसके बराबर लिख देंगे। तो बी एफ बटा एफ सी को बीई बटा ईसी के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां हमने बी एफ बटा एफ सी को बीई बटा ईसी के बराबर लिख देते हैं। और आप जब बुक में देखेंगे तो यही स्टेटमेंट आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, आकृति 6.20 में डीई ओक्यू के समांतर है, डीएफ ओआर के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ईएफ क्यूआर के समांतर हो। जहां समांतर सिद्ध करने की बात आती है वहां पर में 6.2 लगती है, इसे आपको याद रखना है। सबसे पहले इस आकृति में क्या दे रखा है उसको समझना है। डीई ओक्यू के समांतर है, तो डीई तो ये रेखा हो गई और ओक्यू ये रेखा हो गई और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है यहां तक। उसके बाद डीएफ ओआर के समांतर है, डीएफ ये वाली रेखा हो गई और ओ आर ये वाली रेखा हो गई, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ईएफ क्यूआर के समांतर हो। ईएफ ये वाली रेखा है और क्यूआर ये वाली रेखा है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो। आइए इस बात को सिद्ध करते हैं। उसके लिए लिखेंगे हम सत्यापन। ठीक है, सत्यापन में सबसे पहले हम त्रिभुज लेके चलेंगे पी क्यू ओ से। पी क्यू ओ से इस वाले ट्रायंगल में जो डीई है वह ओक्यू के समांतर है।
ऐसा प्रश्न में कहा गया है। इस आधार पर हम इसमें प्रमेय 6.1 अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रमेय के अनुसार संगत भुजा के अनुपात लेने हैं, यानी इस त्रिभुज की इन दोनों भुजा का अनुपात लेना है। अनुपात कैसे? पीई बटा EQ और PD बटा DO। तो यह अनुपात लेते हैं, पीई बटा EQ जो है वह PD बटा DO के अनुपात में बराबर होगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1। इसी प्रकार नेक्स्ट ट्राइंगल PRO को लेके चलते हैं, ट्राइंगल PRO से, ठीक है। इसमें DF जो है वह QR के समांतर दे रखा है प्रश्न में, तो यहां DF जो है QR के समांतर है। समांतर है तो इसमें वही प्रमेय नंबर 6.1 या फिर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। संगत भुजा के अनुपात कौन कौन से लेने हैं? PF बटा FR, PD बटा DO। क्या बना? PF बटा FR किसके बराबर हो जाएगा? PD बटा DO। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। इन दोनों समीकरणों की हमें तुलना करनी है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। चेक करें, PD बटा DO और PD बटा DO दोनों में है, तो समान को हटाना है और असमान को बराबर लिख देना है। तो PE बटा EQ को PF बटा FR के बराबर लिख सकते हैं। PE बटा EQ को PF बटा FR के बराबर लिख सकते हैं। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख दिया? 3। अगले केस में हम क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज PQR को लेके चलते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा हो गया? ट्राइंगल PQR से। और अभी जो हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है, उस समीकरण नंबर 3 को इसमें रिपीट कर देते हैं। क्या है तीसरा समीकरण? PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के। समीकरण नंबर 3 को यहां लिख देते हैं। PE बटा EQ जो है वह PF बटा FR के बराबर है। समीकरण नंबर 3 से हमने ऐसा प्रूफ कर दिया था। ये जो अनुपात है इस त्रिभुज की दो भुजा के अनुपात को दर्शाता है। आप चेक कर लें, क्या त्रिभुज PQR हम लेके चल रहे थे, इसकी दो भुजा PQ और PR के अनुपात है PE बटा EQ एंड PF बटा FR। अगर ये दोनों अनुपात भुजाओं के समान हैं तो यहां पर थेल्स प्रमेय का विलोम काम करता है, जिसे हम प्रमेय नंबर 6.2 कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रमेय 6.2 से। इस प्रमेय से क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात अगर बराबर है तो उनसे बनने वाली भुजाओं को समांतर कह सकते हैं। तो एक तो EF है और एक QR है, तो इस केस में हम EF को QR के समांतर कह सकते हैं। और ये समांतर हो ऐसा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? सिद्ध करना था। इस तरह से हम थेल्स प्रमेय का विलोम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, और उसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, आकृति 6.21 में ABC क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु हैं। जैसा कि AB PQ के समांतर है, AC PR के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि BC QR के समांतर हो। स्टेटमेंट को पहले हम इस आकृति से जोड़ते हैं। एक त्रिभुज हमें PQR दे रखा है, इसकी एक भुजा है OP, दूसरी भुजा है OQ और तीसरी भुजा इसके अंदर है OR, जिन पर क्रमशः A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु इस प्रकार है कि ये जो AB है यह इस PQ के समांतर है, यानी दोनों लाइन समांतर हो गई। AC जो है वो PR के समांतर है, यानी ये लाइन इसके समानांतर हो गई। तो हमें सिद्ध करना है कि जो BC है वह QR के समांतर हो, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखिए इस बात का सत्यापन। इस सत्यापन में सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेके चलेंगे POQ, ट्राइंगल POQ से। इसमें जो AB भुजा है वह PQ के समांतर है। AB जो है वह किसके समांतर है? PQ के। तो इसमें समांतर दे रखा है तो प्रमेय 6.1 हम अप्लाई कर देंगे। संगत भुजा के अनुपात बनाना है तो OB बटा BQ किसके बराबर हो जाएगा? OA
बटा एपी के। तो संगत भुजा के अनुपात क्या बना, ओ बी बटा बी क्यू किसके बराबर हो गया, ओ ए बटा एपी के। इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 रखा। अगले केस में हम ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं पी आर क्यू, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा है, पी आर ओ से, पी आर ओ वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज में एसी जो है वह पी आर के समांतर है, ए से समांतर पी आर। किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर है तो वहां पे कौन सी प्रमेय काम करती है, प्रमेय 6.1। और इस प्रमेय से संगत भुजा के अनुपात बनाओ, जैसे ओ ए बटा पी ए और ओ सी बटा सी आर। संगत भुजा के अनुपात ओ ए बटा ए पी किसके इक्वल होगा, ओ सी बटा सी आर के इक्वल होगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अब इन दोनों समीकरणों का हम कंपैरिजन करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। जो बराबर है उसको हटा देंगे, ओ ए बटा एपी और ओ ए बटा एपी बराबर है तो ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर के बराबर हो जाएगा। तो ओ बी बटा बी क्यू जो है वह ओ सी बटा सी आर के बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3। अगले केस में हम क्या करते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर को लेके चलते हैं, ट्राइंगल ओ क्यू आर से। और इस ट्राइंगल में हम जो समीकरण नंबर 3 बनाए हैं उसको रिपीट कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से तीसरा समीकरण क्या है, ओबी बटा बी क्यू किसके बराबर है, ओसी बटा सी आर के। तो ओबी बटा बी क्यू जो है वह ओसी बटा सी आर के तुल्य है। इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा का अनुपात हमने बराबर कर दिया है, चेक कर लें। ओ क्यू आर वाले त्रिभुज में ओ क्यू भुजा और ओ आर भुजा की ये अनुपात है, ओ बी बटा बी क्यू ये हो गया, ओ सी बटा सी आर ये हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात समान अनुपात में है तो वहां पर थेल्स प्रमेय का विलोम काम करता है, यानी प्रमेय 6.2 काम करती है। और इसके हिसाब से जो बीसी भुजा है वह क्यू आर के समांतर हो जाएगी। इसके हिसाब से बीसी जो भुजा है वह किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। और आप बुक में चेक करेंगे बीसी क्यू आर के समांतर हो, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करना था। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक्चुअल में ऐसा हमने 9th क्लास में प्रूफ कर लिया है, उसके लिए हिंट हमें दे रखा है कि कक्षा 9 में आपने इस कथन को सिद्ध कर रखा है। फिर भी एक बार हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे सिद्ध करना है उसको हम सीखेंगे सत्यापन में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यह हमने कोई एक त्रिभुज लिया है जिसका नाम है एबीसी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें हम एक भुजा यानी एबी भुजा का मध्य बिंदु डिसाइड करते हैं कि ये पी है और दूसरी भुजा के समांतर होती हुई एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा हमने खींची है दूसरी भुजा बीसी के समांतर होते हुए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उस भुजा का मध्य बिंदु कहलाए। यानी इस क्यू को हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एसी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए हमें ए क्यू को क्यू सी के बराबर लाना है, क्योंकि मध्य बिंदु से दूरी आपस में बराबर होती है। तो अगर हम ए क्यू को सी क्यू के बराबर लेकर आ जाएंगे तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो क्यू है वो एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इस बात को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है। P ए बी का क्या दे रखा है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से दूरियां क्या होती है, बराबर। एपी जो है वह पीबी के बराबर है। एपी किसके बराबर है, पीबी के बराबर। इसके गुणा में कोई नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक, क्योंकि एक से गुणा कराएंगे तो वो आएगा पीबी।
तो यहां एपी के बटे में कौन आ जाएगा, गुणा से भाग में, और बराबर में क्या बचेगा, एक। इसका नाम क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 1। अगले केस में हम पूरा त्रिभुज एबीसी लेके चलते हैं, ट्राइंगल एबीसी से, और इस एबीसी में जो पीक्यू है वो एबीसी के समांतर दे रखा है। पीक्यू जो है वो किसके समांतर है, बीसी के। अगर किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर है तो वहां पर परमें काम करती है 6.1, और उसमें हम संगत भुजाओं के अनुपात बनाते हैं, यानी एपी बटा पीबी एक्यू बटा क्यूसी के बराबर है। एपी बटा पीबी जो है वह किसके बराबर है, एक्यू बटा क्यूसी के। अभी अभी हमने समीकरण नंबर 1 से जो प्रूफ किया है उसको रिपीट करते हैं कि एपी बटा पीबी जो है वो एपी बटा पीबी जो है वो 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। बाकी हमें क्या दे रखा है, एक्यू बटा क्यूसी, इसके बटे में क्या लगा दिया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्यू को 1 से गुणा किया तो एक्यू, और क्यूसी को 1 से गुणा किया तो क्यूसी। क्या एक्यू और क्यूसी बराबर है, एक्यू और क्यूसी बराबर है, इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि जो क्यू है वो एसी का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु से ही दूरी आपस में क्या होती है, बराबर। तो दूरियों को तो बराबर हमने आगे सिद्ध कर दिया इसमें, और जब दूरी बराबर सिद्ध हो जाती है तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि क्यू जो है वो इसकी तीसरी भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। यही हमें प्रमाणित करना था। तो इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो क्यू है वह एसी का मध्य बिंदु है, और इसी को हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिखा, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, और ये भी हमने कक्षा 9 में सिद्ध कर रखी है। देखो ये ठीक 7वां जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी की तरह इसको प्रूफ करना है, बस थोड़ा समझना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम एक त्रिभुज बनाते हैं, हमने एक त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज का नाम हमने रखा है एबीसी। कौन सा त्रिभुज है, एबीसी। इसकी दो भुजा है एबी और एसी। इनके मध्य बिंदु प्रश्न के अनुसार हम ले लेते हैं डी और ई। तो हमें सिद्ध करना है कि इन मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनती है डीई वह इसकी तीसरी भुजा बीसी के क्या होनी चाहिए, समांतर, यानी डीई को बीसी के समांतर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं डी जो है वह एबी का मध्य बिंदु है। डी किसका मध्य बिंदु है, एबी का, तो डी एबी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से दूरियां क्या होती है, बराबर, यानी एडी किसके बराबर हो जाएगा, डीबी के। एडी किसके बराबर हो जाएगा, डीबी के। इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्या ले सकते हैं, एक। तो यहां पे लिखेंगे एडी, ये गुणा से डीबी कहां आ जाएगा, भाग में, बराबर में क्या बचेगा, एक, और इसका नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह ये जो ई है वो किसका मध्य बिंदु है, एसी का। ई एसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से दूरियां बराबर होगी, यानी एई का मान ईसी के बराबर होगा। तो यहां पे एई किसके बराबर हो जाएगी, ईसी के बराबर। इसके गुणा में हम क्या लगाते हैं, एक। तो यहां एई ये ईसी गुणा से कहां आ जाएगा, भाग में, बराबर में कितना बचेगा, एक। इसका नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 2। जो दोनों समीकरण आपने बनाए हैं उनका कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, पहले समीकरण में भी 1 है, दूसरे समीकरण में भी 1 है, तो बराबर होगा, तो इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, यानी एडी बटा डीबी को एई बटा ईसी के अनुपात के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां आ जाएगा एडी बटा डीबी किसके बराबर आ गया, एई बटा
ईसी के, और इसका नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 को जस्टिफाई करने के लिए हम पूरे त्रिभुज एबीसी को लेके चलेंगे। किसको लेके चलना है, त्रिभुज एबीसी से, और इसमें समीकरण नंबर जो 3 को हमने बनाया है उस समीकरण नंबर 3 को रिपीट करना है। क्या दे रखा है समीकरण नंबर 3, एडी बटा डीबी किसके बराबर है, एई बटा ईसी के। एडी बटा डीबी जो है वह एई बटा ईसी के बराबर है। ये दोनों ही भुजा का अनुपात जो है वो इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात है, और हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात बराबर हो तो वहां पर हम प्रमेय नंबर 6.2 थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 से, और इस 6.2 के हिसाब से ही हम इस डीई को किसके समांतर कह सकते हैं, बीसी के समांतर। ठीक है, तो इस प्रमेय के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डीई जो है वो किसके समांतर है, बीसी के। डीई किसके समांतर है, बीसी के, और मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो, ऐसा हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। 7वां और 8वां सिमिलर क्वेश्चन है, एक में मध्य बिंदु सिद्ध करना था तो एक में मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, ऐसा सिद्ध करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को ढंग से देख लें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB DC के समांतर हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर होता है CO बटा DO के। इस बात का सत्यापन, सबसे पहले आप देख लें कि समलंब चतुर्भुज ABCD इस तरह से हमें बनाना है। समलंब की पहचान क्या है, जो भुजा छोटी और बड़ी हो वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, बाकी की एक भुजा का युग्म समांतर नहीं होना चाहिए। ऐसी आकृति को हम समलंब कहते हैं। समलंब में किसी भी एक भुजा के युग्म को समांतर हमें दिखाना है। ठीक है, उसके बाद में इसके दो विकर्ण हैं, एक है BD और दूसरा है AC, और ये दोनों विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऐसा हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO CO बटा DO इनका अनुपात बराबर हो, यह हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में हम एक रेखा लेंगे जिसका नाम है MO, और यह रेखा इस AB के भी समांतर होगी और यह रेखा इस DC के समांतर भी होगी। ठीक है, इस बात को समझे। सबसे पहले हम त्रिभुज लेके चलते हैं ABD से। और इस त्रिभुज में MO जो है वो AB के समांतर है। अगर किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर है तो वहां प्रमेय 6.1 काम करती है। संगत भुजा के अनुपात बनाते हैं, AM बटा MD BO बटा OD। अनुपात क्या है, AM बटा MD BO बटा OD। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा, 1। अगले केस में हम त्रिभुज लेके चलेंगे ADC से। कौन सा ट्राइंगल है, ADC। इस ADC ट्राइंगल में हम देखते हैं कि जो MO है वह DC के समांतर है। MO जो है वह DC के समांतर है। जब किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर होती है तो वहां पर हम प्रमेय 6.1 काम में लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार संगत भुजा के अनुपात लेने हैं, AM बटा MD और AO बटा OC। क्या बनाएंगे, AM बटा MD AO बटा OC। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखेंगे, 2। इन दोनों ही समीकरणों की हमें तुलना करनी है।
समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। दोनों में देखेंगे AM बटा MD और AM बटा MD दोनों मैच कर रहा है, तो BO बटा DO को AO बटा CO के बराबर लिखा जा सकता है। तो दोनों समीकरणों की हमने तुलना की और यहां पे लिख देते हैं BO बटा DO जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, AO बटा CO के। अब हमें क्या करना है, इस AO को DO की जगह ले जाना है, DO को AO की जगह लाना है। ऐसा हम सिद्ध करने वाले के हिसाब से मिला रहे हैं। तो यहां पे BO के बटे में क्या आ जाएगा, AO, और AO की जगह कौन आ जाएगा, DO, बटे में क्या दे रखा है, CO। अभी भी जो हमें लाना है उसमें AO ऊपर आना चाहिए और BO नीचे आना चाहिए। तो AO को ऊपर ले जाते हैं, BO को नीचे, इसी वजह से CO ऊपर चला जाएगा, DO नीचे आ जाएगा। तो मिलान के हिसाब से AO ऊपर BO नीचे, तो CO ऊपर DO नीचे आ जाएगा। इस कथन में यही हमें पार्टिकल सिद्ध करना था, अर्थात लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। इस तरह से समलंब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर होता है CO बटा DO के, और हमें यह भी दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। देखो, ABCD को हमें समलंब सिद्ध करना है तो हम समलंब की तरह बनाकर चलते हैं, और समलंब सिद्ध करने के लिए हमें इस AB को किसके समांतर करना है, DC के, क्योंकि दोनों रेखा जब समांतर हो जाएगी तो समलंब का एक नियम जो कि हमें समलंब लाने के लिए लगाना होता है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए हिंट हमें दे रखा है AO और BO का जो अनुपात है वह CO और DO के अनुपात के तुल्य है। इसके लिए हम इसमें रचना क्या करेंगे, एक रेखा हम MO इस तरह से बनाएंगे कि ये MO AB के समांतर है, केवल एक के समांतर लेना है। MO को DC के समांतर ले आएंगे तो AB DC के समांतर हो जाएगा, जिससे ABCD समलंब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए जो प्रश्न में दे रखा है सबसे पहले उसको लेके चलते हैं। AO बटा BO किसके बराबर दे रखा है, CO बटा DO के। इसमें हम स्थान चेंज कर देंगे, BO को CO की जगह, CO को OB की जगह लेके आ जाएंगे। तो AO के बटे में कौन आ जाएगा, CO, BO कहां चला गया, ऊपर, बटे में क्या आ गया, DO। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1। नेक्स्ट केस में हम एक ट्राइंगल लेके चलते हैं DAB से। कौन सा ट्राइंगल लेके चलते हैं, ट्राइंगल DAB से। उसमें हमने रचना कर रखी है कि MO जो है वो AB के समांतर है, तो MO समांतर AB। अगर किसी त्रिभुज में रेखा भुजा के समांतर है तो वहां पर हम प्रमेय कौन सी लगा सकते हैं, 6.1। 6.1 प्रमेय से हमें संगत भुजा के अनुपात बनाने हैं। कौन सी भुजा, AM बटा MD BO बटा OD। क्या अनुपात लेंगे, AM बटा MD एंड BO बटा OD। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम तुलना करते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से तुलना में हम देखते हैं BO बटा OD दोनों मैच कर रहा है, तो इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, AO बटा CO जो है वो AM बटा MD के बराबर आ जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। समीकरण नंबर 3 के लिए हम त्रिभुज लेके चलते हैं ADC, इस वाले ट्राइंगल से ट्राइंगल लेके चलेंगे ADC से, और इसमें हम समीकरण नंबर 3 को रिपीट करेंगे। तीसरा समीकरण हमें दे रखा है AO बटा CO बराबर है AM बटा MD के। ठीक है, अब ये जो दोनों भुजाओं का अनुपात है ये इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के अनुपात को शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें कौन सी प्रमेय लग जाएगी, प्रमेय 6.2। और 6.2 से हम इस MO को इस DC के समांतर कर देंगे।
ठीक है ना। थेल्सपर्मे का विलोम क्या कहता है? समांतर। यानी एमओ किसके समांतर आ जाएगा? डीसी के। और इसका नाम समीकरण नंबर कौन सा रखेंगे? 4। समीकरण नंबर 4 और रचना का कंपैरिजन करना है, वो यहां पे समीकरण नंबर 4 व रचना से। रचना में तो आपने क्या किया था? एमओ जो है वो एबी के समांतर है, ऐसा लिखा था। एमओ जो है वो एबी के समांतर है। और समीकरण नंबर 4 में क्या आ गया? एमओ डीसी के समांतर है। एमओ किसके समांतर है? डीसी के। एमओ और एमओ कॉमन चला गया तो एबी किसके समांतर आ गया? डीसी के। और मैंने अभी भी समझाया था कि अगर एबी भुजा और डीसी भुजा हम समांतर लेके आ जाए तो यह समलंब सिद्ध हो जाएगा, जो कि समांतर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं इस आधार पर एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे? इस आधार पर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया? हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 6.3 और 6.2 और 3 के उदाहरण वन शॉट उसमें करवा दूंगा। यदि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में डन का साइन भेजें, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख दें। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह आपके मैथ के सभी डाउट हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।